नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। मैकेनिकल ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हम लोगों ने कर लिए। सो टुडे वी आर हेयर विद द 8th लेक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात ये रहती है कि अगली वीडियोस के अंदर क्या रहेगा तो हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे कंपाउंड पेंडुलम की। सो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम की बात हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर ली कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता था और एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक हैवी बॉब जो था उसको सस्पेंड कर दिया जाता था और वो बेचारा इधर उधर ऑसिलेट करता था। तो करता है, करता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जनरली जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंपल पेंडुलम के साथ मैच नहीं करते। मैंने आपसे उस दिन भी बात करी थी जिस दिन हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे कि इसकी यूटिलिटी क्या है। आपको किसी ऐसे प्लैनेट पर छोड़ दिया जाए जहाँ जाकर आपको कहा जाए कि ग्रेविटी मेजर करो तो आप सिंपल पेंडुलम से वो कर सकते हैं, T = 2π√L/g। बट थिंग इज कि क्या इतना आइडियल डिवाइस, क्या इतनी आइडियल पिक्चर आपको अवेलेबल होगी? हर जगह पर नहीं होगी। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि आप वहाँ से क्या उठाएंगे, आप यहाँ वहाँ से वहाँ एक पत्थर, एक स्टोन, एक पैबल कुछ भी उठा सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सिंपल पेंडुलम। सो हम लोग आइडियल से मोर जनरल सिचुएशंस की तरफ जाते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे कि ये मार्कर है, इसमें मास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह, सब जगह है। सो जो सिंपल पेंडुलम है उसमें मास सिर्फ जो बॉब है वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो आज हम बात करेंगे उस जनरल सिचुएशन की। उससे ज़्यादा जनरल और कैटर्स पेंडुलम होता है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होती है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की तरफ बढ़ेंगे। सो टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस कंपाउंड पेंडुलम। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लिखते चले जाइए और आपके नोट्स बन जाएंगे। तो कंपाउंड पेंडुलम के टॉपिक में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। सो अ रिजिड बॉडी हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड मास कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग फ्रीली about a fixed axis is called compound pendulum। कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और एक फिक्स्ड एक्सिस, जैसे ये है, इसको आपने इस तरीके से ऑसिलेट करवाना शुरू कर दिया तो इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड पेंडुलम। तो इसके लिए हम बड़ी जनरल सी सिचुएशन, बड़ी रैंडम सी शेप की एक रिजिड बॉडी जो है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। सो कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप हैविंग मास m। इसका मास हमने मान लिया m है। हैविंग मास m कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये इस प्लेन में अगर ये प्रेजेंट है तो ये इसका परपेंडिकुलर जो है एक्सिस। तो इस तरीके से ये जो बॉडी है ये कैपेबल ऑफ ऑसिलेशंस है। यहाँ जहाँ से हमने इसको हैंग किया, जहाँ से हमने इसको टांग दिया, इसको सूली पर लटका दिया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं S पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करते हैं। द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हम लोगों का ध्यान जब ये बॉडी ऑसिलेट करेगी उसी पॉइंट पर रहेगा कि वो पॉइंट कहाँ जा रहा है। उसी पॉइंट को रेफरेंस में रख के हम लोग अपनी ऑसिलेशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात। एंड डिस्टेंस बिटवीन S एंड G इज टर्म्ड एज लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टर्म्ड एज लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको ऑसिलेशंस जब देनी है तो हमें इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो हमने इसको डिस्टर्ब किया, ये सेंटर ऑफ सस्पेंशन वहीं पर ही है, बाकी बॉडी बेचारी जो भी रैंडम शेप की है वो कुछ इस तरीके से पकड़कर हम इसको यहाँ ले गए। सो ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ये G पॉइंट यहाँ पर G' पोजीशन पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहेंगे। इसकी लेंथ हमें पता है L है, दिस लेंथ इज L।
और ये पता है एंगल थीटा पर हमने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ 90 बन रहा है, एक ट्रायंगल बन गई है एस जी, सपोज दिस पॉइंट इज, सो ट्रायंगल एस जी डैश ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज की लेंथ एल है, दिस इज परपेंडिकुलर। सो हमें पता है इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए जी ओ जी वाला ए जी नहीं है, ये ए जी अपॉन एस जी किसके इक्वल रहेगा यहाँ पर, साइन थीटा के। तो ए जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बिकम एस जी साइन थीटा एंड दिस इज एल साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है एल साइन थीटा। इट मीन्स ये जो ए जी डैश है दिस विल बी एल साइन थीटा। इसके बाद इतना लिखने के बाद, इतना बताने के बाद आप लोग बात करेंगे कि कंपाउंड पेंडुलम के ऊपर वेरियस फोर्सेस कौन सी काम करती हैं। सो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कंपाउंड पेंडुलम, नंबर 1 हमें पता है जैसे ही आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे इसका वेट इसको वापस लेके जाएगा और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करता है। सो इट्स वेट नंबर 1 इट्स वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब जैसे ही वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा तो यहाँ जहाँ जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है वहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगी। सो पॉइंट 2 विल बी द रिएक्शन फोर्स इक्वल टू दिस वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एट पॉइंट एस। तो ये यहाँ पर इसकी रिएक्शन फोर्स आ जाएगी। बट दोनों फोर्सेज एक पॉइंट पर काम नहीं कर रही हैं, सो दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ कपल। और इस कपल की वजह से ही इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी एंड दैट टॉर्क टाउ हमें पता है किसके इक्वल होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कौन सी काम कर रही है, एम जी, क्योंकि इसको वापस लेके आने की कोशिश कर रही है, सो इट इज माइनस एम जी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सॉरी ये जी डैश था, ए जी डैश, ये सब डैश 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 थे। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ए जी डैश। सो इट विल बी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, सो एम जी एल साइन थीटा, दिस इज टॉर्क जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगी और इसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। और आप लोगों को पता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर टॉर्क किसके इक्वल होती है, आई इंटू एल्फा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस टाउ को मैं लिख सकती हूँ आई एल्फा माइनस एम जी एल साइन थीटा, और ये एल्फा इसको हम डी टू थीटा डी टी टू डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ से डी टू थीटा बाई डी टू टू या फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई, माइनस एम जी एल अपॉन आई इंटू यहाँ पर ये साइन थीटा, क्योंकि हमने बड़ी स्मॉल एंगल पर डिस्प्लेसमेंट दी है। व्हेन एंगल इज स्मॉल तो साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज थीटा इज स्मॉल, सो साइन थीटा को हमने क्या लिखा, अप्रॉक्सीमेटली थीटा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है और हमें पता है दिस एक्सेलरेशन, या अल्फा लिख लीजिए इसको, चाहे डी टू थीटा बाई डी टी टू, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज द फोरमोस्ट कंडीशन फॉर एनी मोशन टू बी एसएचएम। तो हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड पेंडुलम ने एसएचएम की जो बेसिक कंडीशन है उसको फॉलो कर लिया है। सो कंपाउंड पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को एग्जीक्यूट करेगा। तो आप लोग यहाँ पर कहेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कंपाउंड पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज द कंडीशन फॉर एनी मोशन टू बी कॉल्ड एज एसएचएम। सो कंपाउंड पेंडुलम विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो इतनी बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट करता है देन व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट वन ऑसिलेशन। तो इसके केस में टाइम पीरियड टी, और जनरल फॉर्मूला हमें पता है इट इज 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। इट इज 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट रहती है किसी भी पेंडुलम की अपॉन एक्सेलरेशन रहती है। सो 2 पाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने दी है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सो इट इज थीटा अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, दिस इज एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा, नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन बताता है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी एम जी एल आई थीटा रूट के अंदर। थीटा ने थीटा को मार दिया क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। सो इट इज 2 पाई आई बाय एम जी एल। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आप टाइम पीरियड को यहाँ पर सेपरेटली कहीं लिख सकते हैं। इट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन एम जी एल।
सो कंपाउंड पेंडुलम का मोमेंट ऑफ टाइम पीरियड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, वेट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। So this was a story for time period of a compound pendulum. कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर मेजर करना हो तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट पिक्चर में आ जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम। अब ये इक्विवेलेंट लेंथ वाला क्या वाला है ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले ये जो ऑलरेडी किया हुआ है आप लोग इसको नोट कर लीजिए एंड देन आई विल रब इट ऑफ। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ बिकॉज अब हमें नई चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, तो हमें पुरानी चीज़ों को इरेज करना होगा। नया आएगा पुराना जाएगा, जैसे हम अक्सर बात करते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट वी विल राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो सेंटर ऑफ एक्सिस रहता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है, उसके अबाउट हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का रहेगा आई। हमें पता करना है इसके अबाउट, जहाँ पर बॉडी आ चुकी है इसके अबाउट आई है एंड दिस इज आई जी, और यहाँ पर हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस दिस आई विल बी इक्वल टू आई जी प्लस एम एल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, एल। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि अगर आपको किसी एक एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उस वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ बॉडी, और अगर दूसरे जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है वो एक्सिस दोनों अगर पैरेलल हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसके स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई इज इक्वल टू आई नोन प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एक्सिस। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यहाँ आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एल स्क्वायर। आई जी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, एम के स्क्वायर। आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस के अंदर ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूले एंड k इज रेडियस ऑफ जायरेशन, k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये वैल्यू आई के हम अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन में, सो नाउ टाइम पीरियड बिकम्स, यहाँ आप लिख दीजिएंगे नाउ टाइम पीरियड बिकम्स t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल। सो ऊपर से दोनों टर्म्स में से m को बाहर लीजिए, m कॉमन निकल आएगा, नीचे भी m है डिनोमिनेटर के अंदर और कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। सो इट इज़ जी एल, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस L को भी न्यूमरेटर में लिखने की कोशिश करेंगे 2 पाई, क्योंकि हम लोग सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय जी, उस फॉर्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे डिनोमिनेटर में g चाहिए, मैं L को ऊपर ले जाऊंगी। सो के स्क्वायर बाय L प्लस एल स्क्वायर बाय L अपॉन जी, यहाँ से एक L को मार देगा। सो दिस t इज इक्वल टू 2 पाई के स्क्वायर बाय L प्लस एल अपॉन जी। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, जो जनरल एक्सप्रेशन होती है टाइम पीरियड की 2 पाई रूट एल बाय जी। सो इस एल की जगह बेसिकली ये एल है, यानी कि अगर एक कंपाउंड पेंडुलम की लेंथ के स्क्वायर बाय एल प्लस एल लेंगे तो वो इतनी लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम के इक्वल टाइम पीरियड हमें देगा। सो वी हैव सेट एनालॉजी बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम। सो ये जो लेंथ है कैपिटल एल, दोनों साइड जब आप कंपेयर करेंगे, अब मैं इधर ही रेस कर देती हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिए, लेट मी रब इट ऑफ। तो यहाँ देखिए, जब आप दोनों साइड्स कंपेयर करेंगे तो L इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय L प्लस L, इसके इक्वल आ जाता है। दिस L इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ और रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम विच विल गिव अस रिजल्ट्स इक्वल टू द सिंपल पेंडुलम। यानी कि अगर आप इतनी लेंथ का सिंपल पेंडुलम ले लें या ये L लेंथ का आपने कंपाउंड पेंडुलम लिया है, दोनों आपको सिमिलर रिजल्ट्स देंगे। तो इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंट लेंथ बोलते हैं, बिकॉज इस लेंथ पे आके सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम हो जाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इक्विवेलेंट लेंथ का भी आ जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, दिस के स्क्वायर बाय L प्लस L इज इक्विवेलेंट लेंथ, कि अगर आप लोग इतनी लेंथ का सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, ये कैपिटल है L है, तो वो इस कंपाउंड पेंडुलम जिसकी लेंथ स्मॉल l है, इसके इक्वल टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास इक्वालिटी दोनों के बीच आ गई है।
इसके बाद आपको जो एग्जाम में आ जाती है टर्म, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन एंड सेंटर ऑफ सस्पेंशन ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि ये मार्कर इस तरीके से ऑसिलेट करे तो ये सेंटर ऑफ सस्पेंशन हो गया, यहाँ वाला जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, इस पॉइंट से आके इसको हैंग कर दूँ और ये वाला जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन था वो नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह चला गया, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पे, ये आ जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अब हमें इसको प्रूव करना है एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लेट मी इरेज दिस। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ, आप लोग यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए इसके बाद अपने नोट्स में, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। कि सेंटर ऑफ सस्पेंशन यानी कि आप लोग यहाँ पर डेफिनेशंस भी दे सकते हैं, द पॉइंट एट विच कंपाउंड पेंडुलम इज सस्पेंडेड और हैंग्ड or pivoted is called center of suspension, and center of oscillation is the point at which whole weight of this compound pendulum has been supposed to be concentrated, and we will mark or we will observe our oscillations of we will mark or we will observe oscillations of this compound pendulum by focusing on that point। कि जैसे ये है, मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसको मैं देख देख कर बार बार ऑसिलेशंस काउंट करूँगी, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, और वो कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा नीचे रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहेगा एग्जैक्ट, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का तो डिस्टेंस हमें पता है L है, उससे थोड़ा सा दिस वन हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा दोबारा अब ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। लेट मी इरेज दिस। आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि अब हम बात उसकी टर्म में करेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ की टर्म में, k स्क्वायर प्लस L और L की टर्म में। तो हमें पता है L के अंदर अगर k स्क्वायर प्लस L और ऐड कर देंगे, क्योंकि G तक ही बात करी थी हमने, तो हमारी रैंडम कोई भी ये रिजिड बॉडी है ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की ये बॉडी है, तो हम लोगों ने ये वाला हमारा सेंटर ऑफ सस्पेंशन था S, और यहाँ तक हमारा G पॉइंट था एंड दिस लेंथ वाज L। यहाँ तक ही हमने बात करी थी। सेंटर ऑफ सस्पेंशन वो पॉइंट रहेगा, वो रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम ऑसिलेशंस को काउंट करना शुरू करेंगे। तो मैं उस पॉइंट को O कह देती हूँ, और ये कहाँ पर हमने माना, यहाँ पर k स्क्वायर बाय L, क्योंकि कंप्लीट लेंथ वी आर गोइंग टू कंसीडर। सो L k स्क्वायर प्लस L, इसको हम लोग एक बार L डैश बोल देते हैं। दिस L डैश इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन L, और टोटल लेंथ हमने कितनी मान ली, सिंपल पेंडुलम के इक्वल कितनी, कैपिटल L। द पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी G एंड एट अ डिस्टेंस k स्क्वायर सॉरी ये क्या हुआ बीच में एनीवेज। सो अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी G एंड एट अ डिस्टेंस k स्क्वायर बाय L or equal to L dash, you can say from it is called center of oscillation। तो ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा नीचे k स्क्वायर बाय L डिस्टेंस पर जो पॉइंट रहता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अब इस डायग्राम के अंदर देखिए SO डिस्टेंस, ये हमें पता है, लेंथ आपको याद होगी, SO डिस्टेंस हमें पता है किसके इक्वल है, L प्लस k स्क्वायर बाय L, और इस k स्क्वायर बाय L को मैं L डैश कह देती हूँ एक बार। लेट मी कॉल इट L डैश। सो कैपिटल L मुझे पता है पूरी लेंथ L प्लस L डैश के इक्वल है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट लेंथ अपॉन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है G, और आप इसको 2 पाई रूट L बाय G ये भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटरचेंजिंग। इन नाउ इंटरचेंजिंग सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, इसी डायग्राम को अब आप रिवर्स कर देंगे, बिल्कुल रिवर्स पिक्चर रहेगी, या मैं कहूँ ऊपर से मोटा था बेचारा, नीचे से पतला था, नीचे से मोटा था बेचारा और ऊपर से पतला था तो आप लोग, बिकॉज रैंडम शेप बॉडी है, सो आप इसको शो कर सकते हैं। सपोज ये हमारा O पॉइंट यहाँ चला गया, ये हमारा S पॉइंट यहाँ पर आ गया, और ये जो G था आप मान लीजिए यहाँ G डैश लोकेशन पर चला गया है, और ये डिस्टेंस हमें पता है k स्क्वायर बाय L है, और ये डिस्टेंस हमें पता है L है। अब मैं नई लेंथ इसको L डैश कह देती हूँ, ताकि आपको रहे कि दीज टर्म्स आर लिटिल बिट डिफरेंट।
क्योंकि हमने उल्टा मान लिया। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस के स्क्वायर बाय एल डैश है और जी डैश एस जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया कि ये एल डैश है, और इस पॉइंट को भी हमने एस डैश कह दिया, इसको हमने ओ डैश कह दिया। बिल्कुल नई पिक्चर हम मान लेते हैं। अब इस नई पिक्चर का जो नया टाइम टेबल कहाँ से दिमाग में आया, टाइम पीरियड रहेगा टी, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई, हमें पता है एल प्लस एल डैश के इक्वल है। यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, के स्क्वायर, आप लोग इसको लीजिए बिकॉज दिस वाज बेसिकली एल डैश, तो हमें के स्क्वायर बाय एल डैश और एल डैश हम लोगों ने ये माना है, तो हमें पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, के स्क्वायर बाय एल डैश हमारा फॉर्मूला था प्लस एल डैश अपॉन जी, ये रहेगा। और हमें पता है के स्क्वायर किसके इक्वल है, के स्क्वायर अपॉन एल किसके इक्वल था, एल डैश के। पीछे हमने बात की के स्क्वायर अपॉन एल किसके इक्वल था, एल डैश के। तो हम लोग इसको रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं कि के स्क्वायर अपॉन एल डैश किसके इक्वल हो जाएगा, एल के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस रिजल्ट को जब यूज़ करेंगे 2 पाई के स्क्वायर अपॉन एल डैश इज इक्वल टू एल, फिर एल डैश को ऐसे रखिए एल प्लस एल डैश, सो इट इज़ एग्जैक्टली सेम। इक्वेशन नंबर दे दीजिए, सपोज दिस इज स्टार डैश, तो ये दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे सो टी इज इक्वल टू टी डैश, कि आप उल्टा करें सीधा करें, जैसे छोटे होते आप लोग करते थे जहाज कनक 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। सो उसी तरीके से पॉइंट हैं 2 मेरे पास, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन सेंटर ऑफ सस्पेंशन, उल्टे सीधे एक समान। सो बेसिकली सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इन अ कंपाउंड पेंडुलम आर इंटरचेंजेबल। आप किसी को भी किसी भी जगह पर रख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। So this was all about interchangeability of center of suspension and center of oscillation. अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ टी वर्सेस आई, कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, लेंथ के साथ टाइम पीरियड की क्या वेरिएशन रहती है। सो मैं अब इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम पीरियड की वेरिएशन की। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल इज इक्वल टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट, यहाँ आप हेडिंग दे दीजिए डिपेंडेंस या वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड विद लेंथ, और या फिर हम लोग बात कर सकते हैं विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हमें पता है इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है रूट में, तो हम लोग लेंथ के साथ इसकी बात करेंगे। वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड हेडिंग दीजिए, और टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन हमें पता है इट इज़ 2 पाई रूट के स्क्वायर बाय एल प्लस एल अपॉन जी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 पाई अपॉन रूट जी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। सो बाकी बची एक्सप्रेशन के अंदर चाहे आप इसको एल प्लस के स्क्वायर बाय एल, इसको मैंने लिख लिया पावर 1/2, हमें पता है रूट को पावर 1/2 लिखा जा सकता है। सो नेक्स्ट डिफरेंस, क्योंकि मैथ्स के अंदर एक टर्म रहती है कि अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम किसी भी क्वांटिटी का कैलकुलेट करना है तो आपको उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो अगर मुझे देखना टाइम पीरियड कहाँ मैक्सिमम है, मिनिमम है, वेरी हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो आई विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एल, क्योंकि मुझे लेंथ के साथ वेरिएशन देखनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हमें पता है। सो डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एल, डी टी बाई डी एल हमें डेरिवेटिव करना है। सो 2 पाई रूट जी हमें पता है पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, एल प्लस के स्क्वायर बाय एल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर में हम लोग -1 कर देते हैं। सो 1/2 -1 इज -1/2, और जो विद इन ब्रैकेट टर्म है उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा साथ में। सो यहाँ एल का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव के स्क्वायर विल रिमेन एज सच, 1 अपॉन एल का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एल स्क्वायर माइनस के अंदर दिस वन। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें क्या करना होता है, इस डेरिवेटिव आप लिखेंगे टाइम पीरियड विल बी मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन दिस डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। तो इस टर्म को जो मैं इक्वल टू 0 करूँगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ये सारी टर्म मैं 0 में ले जाऊँगी। सो मेरे पास रहेगा कि ओनली दिस विल बी पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ दिस टर्म विल बी 0, और यहाँ से के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, और मैं कहूँ कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर और एल इज इक्वल टू प्लस माइनस के। सो एट दिस वैल्यू टाइम पीरियड इज मिनिमम और मैक्सिमम। जब आप एल को 0 करेंगे तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। सो एल इज इक्वल टू 0 के लिए टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, और एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टाइम पीरियड
जो है यहाँ पर लेंथ के साथ जो इसकी रिलेशनशिप है, या मैं कहूँगी लेंथ के साथ आपको पता है t इज इक्वल टू 2 रूट जो है L इज इक्वल टू 0 भी लेंगे, इन्फिनिटी भी लेंगे, दोनों ही केसेस में हमें पता है टाइम पीरियड इन्फिनिटी बन जाएगा, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। सो ये हो गई वेरिएशन टाइम पीरियड की विद लेंथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड पेंडुलम। इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले यूज होते हैं, टाइम पीरियड का, रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच।